हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का रहेगा और ये बीयू का क्वेश्चन पेपर है। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको दो बात बताएंगे। अगर आपको ऑडियो का इशू लग रहा होगा तो आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और एक बात कि वीडियो हमारा जो है दो पार्ट में है, ठीक है। कौन कौन सा दो पार्ट है? 1 और 2। तो अगर आप नहीं देखे दूसरा पार्ट तो पहला आप देख के आइएगा, समझ गए। अगर जैसे कि ये पार्ट तो आप देख ही रहे हैं, अगर ये अगर 1 आपने नहीं देखा है तो 1 देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? हमारे सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 4। तो पार्ट 1 में क्या कहता है? एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स। ईडीएम का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए और टाइप्स आपको बताना है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का। बात समझ में आ रही है? तो ईडीएम हमारा क्या है? ईडीएम, इसको शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहते हैं। ईडीएम का फुल फॉर्म भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ईडीएम को शॉर्ट में क्या, ईडीएम को दूसरा नाम क्या है या पूरा नाम क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये एक तरह का मेथड है जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग, इसका काम क्या है सर? सर्वेइंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सर्वेइंग हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। हम लोग सर्वेइंग में क्या पढ़ते हैं सर? मेजरमेंट पढ़ते हैं। अब किस चीज का मेजरमेंट पढ़ते हैं? ठीक है, तो खास करके ग्राउंड डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ते हैं। ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि मान के चलो ये एक पॉइंट ए है, जमीन पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का अगर हमको जमीन पे दूरी निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? तो इस चीज को निकालने के लिए हम लोग जो है सर सर्वेइंग का मदद लेते हैं। तो सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। किस चीज का? ग्राउंड डिस्टेंस का। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है अर्थ का मेजरमेंट करते हैं। सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? अर्थ का मेजरमेंट करते हैं। अर्थ पे मान के चलो दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां पे हम लोग सर्वेइंग का मदद करते हैं। अच्छा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके निकालें, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग किसका इस्तेमाल करके निकालें सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके निकालें, तो ये तरीका हमारा क्या कहलाता है? ईडीएम कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। कब कहेंगे सर? जब हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे निकालते हैं, तो उसको हम लोग ईडीएम कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ईडीएम समझ गए। इसका आपको क्या बताना है सर? वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि ईडीएम हमारा जो है काम कैसे करता है, ये आपको समझाना है। बात समझ गए ना? देखिए, क्वेश्चन सारा जो है आसान है। अगर आसान नहीं भी है तो आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आप कमेंट में जो है हार्ट भेज दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। ताकि हमको भी लगे कि भाई कुछ मेहनत किए, कुछ तो फायदा हुआ। देखिए, ये हमारा सर इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है। ये हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है। बात समझ गए? इंस्ट्रूमेंट का ये हमारा सेटअप है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम लोग ईडीएम कहेंगे, और यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हमारा रिफ्लेक्टर है। यहाँ से हमारा जो है सिग्नल रिलीज होता है, यहाँ से हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है और ये रिफ्लेक्टर के पास जाता है, फिर रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है रिफ्लेक्टर के पास, रिफ्लेक्टर से टकरा के वापस आता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये क्या है? पॉइंट बी है। तुमको क्या करना है? ए से बी के बीच का डिस्टेंस नापना है, ठीक है। तो हमने क्या किया सर? ए से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़े हैं, ए से बी के तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़े हैं। तो डिस्टेंस के बराबर आप पढ़े होंगे, ठीक है। आप जो है डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में। ये क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए से छोड़ रहे हैं, किस वेलोसिटी से छोड़े ये हमको मालूम है क्योंकि हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। मशीन बता देता है कि हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं। तो वेलोसिटी से छोड़े, ठीक है, यहां से यहां गया, फिर रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां आया,
गया और वापस आया, तो आने जाने में कितना समय लगा वो हम लोग नोट कर लेते हैं। और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़े हैं वो हमको वेलोसिटी मालूम है, मशीन बता देता है। गया और आने में कितना समय लगा वो हम लोग टाइम नोट कर लेते हैं। अब हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये जो टाइम लगा है किस में लगा है, जाने और आने दोनों का टाइम बता रहा है। यहाँ से सर रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आके आया। ठीक है, तो आने और जाने दोनों का जो टाइम बता रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम को अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि हमने जो है आने और जाने दोनों का टाइम ले लिया था। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आप वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहे हैं वो आपको वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, मशीन बता देता है। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, यहाँ रिफ्लेक्टर के पास गया, फिर वापस आया, आने जाने में कितना टाइम लगा वो मशीन बता देगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, वेलोसिटी गुना टाइम कर देना है और 2 से भाग दे देना है। 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि गया और आया तो 2 बार कैलकुलेट कर लिए, तो हमको तो एक ही बार ना लेना है, तो इसलिए 2 से भाग दे दिए। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर, ईडीएम का प्रयोग करके डिस्टेंस नाप लेते हैं 2 पॉइंट के बीच का। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईडीएम में सर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ जाता है, रिफ्लेक्टर के पास जाता है, वहां से टकरा के वापस आता है। आने जाने का जो टाइम है उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो गया अब सर। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पे आधारित है ये। स्टेप्स का अगर बात किया जाए सर, तो ये हमारा जो कई सारा स्टेप में होता है। पहला हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट हमारा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है इमिट करेगा। किसके तरफ इमिट करेगा सर, ये जो है टारगेट यानी रिफ्लेक्टर के तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्टर या प्रिज्म लगा होता है, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। तीसरा में क्या होता है, टाइम टेकन और फेज डिफरेंस इज मेजर्ड। इसमें यहाँ से जाने और आने में जो समय लगा वो हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर, वेलोसिटी गुना टाइम बाय 2 से डिफरेंस डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ गए, तो इस तरीके से हमारा सर ईडीएम की मदद से हम लोग जो है ये चीज मेजरमेंट कर लेते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट का टाइप्स बताइए। ठीक है, ईडीएम इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है 3 तरह का होता है। पहला होता है माइक्रोवेव ईडीएम। पहला क्या होता है सर, माइक्रोवेव ईडीएम। दूसरा होता है हमारा इंफ्रारेड ईडीएम, और तीसरा होता है लाइट वेव ईडीएम। बात समझ गए, हम लोग एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो हमारा जो माइक्रोवेव ईडीएम है इसमें हम लोग सर रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, इसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सर अगर बात किया जाए इसका रेंज का, तो इसमें 100 किलोमीटर का रेंज होता है। लॉन्ग रेंज के लिए माइक्रोवेव ईडीएम इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे, टेलुरोमीटर। ठीक है, ये जो भी पॉइंट आपको लिखा है ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेलुरोमीटर। इंफ्रारेड में हम लोग जो है कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड वेव से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका रेंज जो है मीडियम रेंज रहता है, 2 से 5 किलोमीटर का रेंज रहता है। और इसका एग्जांपल इसमें जो है सर रिफ्लेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लाइट वेव ईडीएम, इसमें हम लोग विजिबल या लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं सर। हाई एक्यूरेसी देता है, क्योंकि कम डिस्टेंस है इसलिए हाई एक्यूरेसी है। ये जो है टोटल स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग सर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं सर, 3 तरह का हम लोग जो है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। चलिए, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है इससे। इलस्ट्रेट द फील्ड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ए टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, देखिए ऐसा दिखता है हमारा टोटल स्टेशन। ये जो है टोटल स्टेशन है। अभी के समय में सर्वेइंग में सबसे ज्यादा टोटल स्टेशन इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है कि आपको जो है फील्ड में टोटल स्टेशन के सारे सर्वे करना है, तो कैसे कैसे करेंगे वो आपको समझाना है। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट सेट करना है। सबसे पहला आप ग्राउंड पे जाइएगा, क्या कीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दीजिएगा। ग्राउंड पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। इंस्ट्रूमेंट जो सेट करेंगे ग्राउंड पे वो हम लोग किस तरीके से करेंगे सर, तो सबसे पहले आपको जो है ट्राइपॉड फिक्स करना है। ये जो लगा होता है ये एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ होता है। सबसे पहले तो आप ये ट्राइपॉड फिक्स कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा सर, ट्राइपॉड फिक्स कीजिएगा।
ठीक है, उसके बाद सेंटरिंग कर लीजिएगा इस इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे जो है प्लम बॉब के सारे सेंटरिंग कर लीजिएगा, लेवलिंग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारा लेवलिंग करने का लगा हुआ रहता है स्क्रूज के आसपास, यहाँ पे देखिएगा ना लगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या करते हैं, इसका ओरिएंटेशन हम लोग काम कर लेते हैं। सेट रेफरेंस डायरेक्शन नॉर्थ और नोन पॉइंट, हम लोग जो है इसका ओरिएंटेशन फिक्स कर लेते हैं। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग इसमें डाटा इनपुट करना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या शुरू करते हैं सर, डाटा इनपुट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेशन का कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट का हाइट और प्रिज्म का हाइट डालते हैं, ये सब डाटा डाल दिए। डाटा डालने के बाद क्या करते हैं, हम लोग टारगेट स्टार्ट करते हैं सर। एम एट प्रिज्म यूजिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के सहारे हम लोग जो है जो प्रिज्म है उसको हम लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग एंगल और डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं इससे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करेंगे सर, डाटा स्टोर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, जो डाटा है उसके अनुसार ये हमारा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करके दे देगा। फिर डाटा को प्रोसेस कर देंगे हम लोग, जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। आपको कहेगा कोई कि बताओ भाई टोटल स्टेशन के सारे सर्वेइंग कैसे करेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे नापेंगे, तो ये प्रोसेस जो आपको हम लिखा है, ठीक है, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है स्टेप बाय स्टेप, ये आप जो है एग्जाम में लिख दीजिएगा एज इट इज। अच्छा, एक और बात, आपको जो है टोटल स्टेशन का फिगर बनाने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, और इसका जो है जो भी पार्ट्स उसको लेवल करने भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग विथ एग्जांपल। आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, जियोडेटिक और प्लेन सर्वेइंग बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग दो है सर, पहला वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या है सर, फिक्स पोजीशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। दो मेजरमेंट कम से कम लीजिएगा तभी आप कोई पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ये दोनों बात भी लिख के आ जाओगे तो एग्जाम में तुमको जो है जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फुल मार्क्स मिल जाएगा। बस यही दो पॉइंट लिख देना, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, फिक्स पोजीशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा किसी किसी बुक में ये फिक्स पोजीशन ना लिख के आपको लिखा रहेगा लोकेट ए पॉइंट बाय, लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि एक ही चीज है। बात समझ गए ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है सर, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं सर, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या हो गया, इस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट फर्स्ट। सबसे पहले आप कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश कीजिएगा, उसके बाद आप जो है डिटेल्स फिल करना शुरू कीजिएगा। फिक्स पोजीशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट में आप क्या कीजिएगा सर, लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट आप लीजिएगा। बात समझ गए। चलिए, आपको क्या करना है, प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब तो बच्चा खूब पढ़ता है। सर्वेइंग जब स्टार्टिंग होता है तो इसमें पढ़ाया जाता है और बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। देखिए, ये हो गया हमारा प्लेन सर्वेइंग, ये हो गया जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, जैसे कि देखिए हम लोग मान के चलते क्या है, हमारा एक्चुअल में अर्थ क्या है, चिपटा है। ठीक है, एक्चुअल में अर्थ हमारा क्या है, चिपटा है, लेकिन हम लोग जब नापते हैं तो हम लोग मान के चलते क्या है, ये हमारा जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हम लोग मान के चलते, जब हम लोग जमीन पे जाकर भी नापते हैं तो हम मान के चलते कि हमारा जो है अर्थ चिपटा नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्सॉइड नहीं है, जो भी शेप का ये अर्थ का वो उस शेप हमारा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो धरती हमारा प्लेन नहीं है, गोल है। ठीक है, तो अगर आप ये मान के चल रहे कि हमारा धरती गोल नहीं है, ठीक है, और सर्वेइंग करते हैं तो उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग करते हैं। अगर हम ये मान के चल रहे कि हमारा धरती गोल नहीं है, धरती हमारा समतल है, उसके बाद हम लोग सर्वेइंग करेंगे, प्लेन सर्वेइंग हो गया। जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो है धरती का एक्चुअल सरफेस प्लेन नहीं है, वो गोल है, कर्व है, धरती में क्या है, कर्व है। तो वहां पे हम लोग जो सर्वेइंग करेंगे वो जियोडेटिक सर्वेइंग है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है प्लेन सर्वेइंग में इग्नोर किया जाता है, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है। यानी जियोडेटिक सर्वेइंग में माना जाता है कि धरती हमारा जो है गोल है, कर्व है। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है सर, स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जियोडेटिक सर्वेइंग जो है लार्ज एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूरेसी का बात किया जाए सर, तो प्लेन सर्वेइंग हमको मॉडरेट एक्यूरेसी देता है, जियोडेटिक सर्वेइंग हमको जो है बहुत हाई एक्यूरेसी देता है।
ज्योमेट्री का बात किया जाए सर तो इसमें हम लोग प्लेन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग जो है सर स्फेरिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग सर बिल्डिंग का लेआउट करते हैं, ठीक है, यानी कि छोटा सा काम करते हैं। अगर मान के चलो कोई बिल्डिंग का लेआउट बनाना है तो उसमें हम लोग जो है प्लेन सर्वेइंग कर लेंगे। लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग का इस्तेमाल किया जाता है सर जब हम लोग नेशनल मैपिंग करते हैं, ठीक है, पूरे देश का मैप बनाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। Describe the process of measuring horizontal and vertical angles using a theodolite। थियोडोलाइट का मदद करके हम लोग जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे नापते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है सर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये रिपीट कर सकता है, देख लीजिएगा। तो सर थियोडोलाइट की मदद से हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल एंगल नापने का देख लेंगे, फिर हम लोग जो है वर्टिकल एंगल नापने का देख लेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे नापते हैं सर, तो ये हम लोग 5 स्टेप में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे सर, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, उसका सेंटरिंग और लेवलिंग कर देंगे इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। दूसरा हम लोग काम क्या करेंगे सर, वर्नियर को जीरो कर देंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल नापने के लिए दूसरा काम क्या करेंगे, वर्नियर को जीरो कर देंगे। और तीसरा क्या काम करेंगे सर, पहले पॉइंट ए को साइड कर लेंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे और पॉइंट बी को देख लेंगे। पहले हम लोग पॉइंट ए को देख लेंगे, उसके बाद टेलीस्कोप को रोटेट करके पॉइंट बी को देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एंगल आएगा उसको स्केल के अकॉर्ड हम लोग रीड कर लेंगे। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंगल नाप लिया गया। बात समझ में आ गई। आइए बात करते हैं वर्टिकल एंगल कैसे नापेंगे। तो ये हम लोग 4 स्टेप में करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को लेवल कर लेना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। सर्वेइंग में कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कीजिएगा उसमें आप क्या कीजिएगा सर, लेवल जरूर कीजिएगा, सबसे पहला काम। दूसरा क्या कीजिएगा, टारगेट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग जो है वर्टिकल सर्कल को रीड कर लेते हैं। और चौथा में हम लोग सर जो भी एंगल आएगा उसको हम लोग डायरेक्टली नोट कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप में होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। इसी तरीके से एग्जाम में लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हार्ट भेज दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चा को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो भैया आप जो है डाउट हमसे पूछिए, कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, जैसे माने पूछिए भैया। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर लेबलिंग करना है, ठीक है। पैरेलैक्स एलिमिनेट कर दीजिएगा। मीन ऑफ रिपीटेड रीडिंग्स, बात समझ में आ रही है, रिपीटेड रीडिंग्स का जो है आपको मीन ले लेना है। चलिए, अगला सवाल जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। पेचीदा क्या क्वेश्चन है, अगर आप रिमोट सेंसिंग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो आपसे सवाल क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में आपको बताना है कि इंटरेक्शन आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक और अर्थ सरफेस के बीच में कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है वो समझाना है। सबसे पहले तो देखिए रिमोट सेंसिंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिमोट सेंसिंग होता क्या है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग जो है हमारा, रिमोट सेंसिंग जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बिना किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच किए सेंसर्स और सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसमें बिना किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच किए सेंसर्स और सैटेलाइट के मदद से उसका इंफॉर्मेशन या उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग नापते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में क्या होता है हमारा कि बिना कोई ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किए हुए या बिना फिजिकल टच के, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सर, सेंसर और सैटेलाइट की मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं।
बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सेंसर और सैटेलाइट चलता है रिमोट सेंसिंग में। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, टच भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये जो है हम लोग सेंसर्स और सैटेलाइट के सहारे कैसे इस काम करते हैं सर, तो इसमें ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको रिकॉर्ड करते हैं और इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ से आता है, या तो आपका सन से आएगा या नहीं तो किसी सोर्स से आएगा। बात समझ में आ रही है। सन या सोर्स क्या करता है सर, ग्राउंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भेजता है। ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। और यहाँ से हमारा सर जो है रिफ्लेक्ट होके जाता है सैटेलाइट और सेंसर के सहारे, इस चीज को नाप लिया जाता है। यही हमारा रिमोट सेंसिंग है। बात समझ में आ गई। ऊपर ऊपर आपको हम समझा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं रिमोट सेंसिंग तो जरूर पढ़ के जाइए, इसे क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। देखिए, तो इसमें हमारा क्या करता है कि जब सूर्य से रोशनी आता है ग्राउंड सरफेस में आने के दरमियान, ठीक है, सूर्य से जब रोशनी आता है, सूर्य से जो रोशनी आता है इसको हम लोग एक अच्छा नाम दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दे रहे हैं। सूर्य से जो एनर्जी आता है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं। तो ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन धरती पे आएगा फिर यहाँ से टकरा के वापस जाएगा। ठीक है। तो ये आके टकरा के जो गया फिर यहाँ टकरा के जब वापस जाएगा तो यहाँ सैटेलाइट वगैरह लगा रहता है, वो इस चीज को नाप लेता है। तो जब ये हमारा धरती पे आ रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूर्य से या किसी सोर्स से धरती पे आ रहा होता है, तो ये दो जगह इंटरेक्ट करता है। एक एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। ये जब आ रहा होता है तो ये दो जगह इंटरेक्ट करता है। एक हमारा सर यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें इंटरेक्ट करेगा सर। ठीक है। और दूसरा जो है अर्थ सरफेस, ठीक है, यहाँ पे जो है आके अर्थ सरफेस पे इंटरेक्ट करता है। तो आपको दोनों जगह बताना है कि यहाँ पे क्या क्या कहानी होता है जब ये हमारा सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, एटमॉस्फेयर में आके टकराता है तो क्या कहानी होता है, और जब अर्थ सरफेस से टकराता है तो क्या कहानी होता है। ये दोनों चीज आपको बताना है। ठीक है। तो जब हमारा सर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से टकराता है, ठीक है, तो इसमें तीन तरह का काम होता है। जब हमारा ये एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूर्य से आ रहा है जब ये एटमॉस्फेयर से टकराता है तो यहाँ पे तीन तरह का चीज होता है। क्या क्या होता है सर, सबसे पहला हमारा स्कैटरिंग होता है। ठीक है। दूसरा हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा हमारा एटमॉस्फेरिक विंडोज होता है। बात समझ में आ गई। तो ये तीन तरह का चीज होता है। अब हम लोग यहाँ पे तीनों चीज को डिटेल में समझते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, जब हमारा ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि सूर्य से जनरली निकल के आता है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम द सन टू अर्थ, इट अंडरगोज, इसमें तीन तरह का चीज होता है। पहला स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग में हमारा क्या होता है सर, देखिए, स्कैटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स है, इस वजह से सूर्य से जो भी हमारा रोशनी आ रहा है, ठीक है, वो हमारा जो है क्या करता है, डेविएट कर जाता है। बात समझ में आ रही है। हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है जिस वजह से सूर्य से जो भी रोशनी आ रहा है वो क्या कर जाएगा सर, डेविएट कर जाएगा। दूसरा हमारा इसमें जो है, सॉरी, इसमें अगर हम लोग इसका टाइप्स का बात करेंगे, ठीक है, तो ये तीन तरह का स्कैटरिंग होता है। ठीक ना, ये जो सूर्य से रोशनी आता है एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद स्कैटरिंग होता है, तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है रेले स्कैटरिंग जो कि स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से होता है और ये ब्लू लाइट को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है हमारा माई स्कैटरिंग जो कि डस्ट और स्मोक की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर में सब होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, डस्ट स्मोक वगैरह होता है। और तीसरा होता है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग जो कि लार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, क्लाउड्स की वजह से होता है। तो जब सूर्य का रोशनी धरती पे आ रहा होता है तो बीच में एटमॉस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है सर, हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स पाया जाता है जिसकी वजह से डेविएशन होता है। बात समझ में आ गई। तो ये डेविएशन कितना तरह का होता है, होता है रेली स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। चलिए,
अब हम लोग बात करेंगे सर, इसमें दूसरा काम जो होता है एटमॉस्फेयर के द्वारा वो एब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने में समा लेता है। ठीक, तो कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है, जैसे कि ओजोन जो होता है ये यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, CO2 और वाटर वेपर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंफ्रारेड के द्वारा। सॉरी, इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है CO2 और वाटर वेपर, इंफ्रारेड को कौन एब्जॉर्ब करता है, CO2 और वाटर वेपर। तो हमारा सर एब्जॉर्बेशन हो जाता है। तीसरा हमारा सर एटमॉस्फेरिक विंडोज का अगर बात किया जाए, तो वेवलेंथ रेंजेस वेयर रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर विदाउट मच एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ आपका जो है वैरी करता है। ठीक है, ये जो है रिमोट सेंसिंग सेंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमोट सेंसिंग सेंसर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे सर, इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस। जब सूर्य का रोशनी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ सरफेस से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, और यहाँ से क्या निकल रहा है सर, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। आफ्टर रीचिंग अर्थ EMR इंटरेक्ट्स इन थ्री वेज, जब अर्थ पे आ जाता है तो EMR जो है तीन तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। पहला क्या है, रिफ्लेक्शन, एनर्जी बाउंसेस बैक फ्रॉम सरफेस, एनर्जी जो है सरफेस से बाउंस बैक कर जाता है, एनर्जी जो है अर्थ सरफेस से क्या कर जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। इसमें क्या क्या टाइप्स है सर, इसमें हमारा जो है सबसे पहला जो टाइप है इसमें हमारा क्या है सर, दो टाइप है। पहला टाइप है हमारा स्पेकुलर, अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थ का सरफेस स्मूथ है तो उसको हम लोग स्पेकुलर कहेंगे। अगर रफ है तो वहां पे डिफ्यूज्ड रहेगा सर, रफ सरफेस पे। ठीक है, अगर हमारा अर्थ का सरफेस स्मूथ रहा तो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा वो स्पेकुलर होगा। ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस अगर रफ रहा, उबड़ खाबड़ जमीन रहा, तो यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा क्या है सर, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एनर्जी जो भी यहाँ से आएगा, सूर्य से जो एनर्जी आएगा वो हमारा क्या लेकर आएगा, हीट लेकर आता है। सूर्य से जो एनर्जी आता है वो क्या लेकर आता है, हीट लेकर आता है। तो अर्थ क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड टू हीट। सॉरी सॉरी, सूर्य से जो रोशनी, सूर्य से जो एनर्जी आता है उसको अर्थ एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देता है, सूर्य से जो एनर्जी आता है उसको अर्थ एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा हमारा जो है ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। मान के चलो सूर्य से रोशनी आया, तो सूर्य से जब रोशनी आएगा तो उसको थोड़ी मालूम है कि नीचे हमारा क्या है, धरती है कि पानी है। अगर यहाँ पे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, सूर्य से रोशनी आया और यहाँ पे पानी हो गया, तो पानी को चीरता हुआ एनर्जी जो है वो नीचे चला जाता है। तो ट्रांसमिशन में हमारा क्या होता है सर, ट्रांसमिशन में हमारा एनर्जी पास करता है मटेरियल से, जैसे कि अगर पानी रहा जमीन पे तो एनर्जी जो है पानी को पास कर जाएगा। बात समझ गए। चलिए, देखिए हमने समझाने का कोशिश किया है, अगर आप नहीं समझे तो इसका एक ही दिक्कत है कि आप ये चैप्टर नहीं पढ़े होंगे। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। नहीं पढ़े तो आप अपना देख लीजिए, भाई टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और क्या। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, डिस्कस द प्रोसीज्योर फॉर एरियल ट्रायंगुलेशन एंड इट्स यूज इन मैप प्रिपरेशन। ठीक है, एरियल ट्रायंगुलेशन का प्रोसीज्योर बताना है और मैप कैसे प्रिपेयर करेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं एरियल ट्रायंगुलेशन होता क्या है। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है एरियल, एरियल मतलब क्या हो गया, हवा में। ठीक है, एरियल मतलब क्या हो गया, हवा में। ठीक है, जब हम लोग फोटोग्रामेट्री करते हैं, ठीक ना, जब हम लोग फोटोग्रामेट्री करते हैं तो हम लोग हवा में क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं। हवा में कैमरा कैसे लगाते हैं, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की मदद से हम लोग हवा में कैमरा लगाए, उससे हम लोग क्या करते हैं, जमीन का फोटो कैप्चर करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं सर, जमीन का फोटो कैप्चर करते हैं। और उस कैप्चर किए हुए फोटो के सारे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस कैप्चर किए हुए फोटो के सारे हम लोग ट्रायंगुलेशन का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, कि हमारा जो भी फोटो कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, जो भी कैप्चर किया हुआ फोटो है, एक के बाद दूसरा फोटो लिए, फिर तीसरा फोटो लिए,
बात समझ में आ रही है। फिर इधर से फोटो लिए, तो ये जो हमारा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करने के लिए कह रहा है। एरियल ट्रायंगुलेशन में हम लोग ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है जब फोटो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज के बारे में चर्चा करने के लिए आपको ये कह रहा है, कैसे कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो आपको एक यही चीज बताना है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है ना 5 स्टेप में होता है। कैसे कैसे होता है आपको एक एक सारा स्टेप बता देते हैं। ये प्योर टेक्निकल रहेगा, समझ गए, ये प्योर क्वेश्चन जो है टेक्निकल का क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर पढ़े तो समझ में आएगा, नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं सर, एरियल ट्रायंगुलेशन क्या होता है। एरियल ट्रायंगुलेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स निकालते हैं ओवरलैपिंग एरियल फोटोग्राफ की मदद से, ठीक है। हमारा हवा में कैमरा लगा के जो फोटो लिया गया है, उस फोटोग्राफ का ओवरलैपिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं सर, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स निकालते हैं। क्या प्रोसीज्योर रहेगा हमारा सर, सबसे पहला तो हम लोग फ्लाइट का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर ओवरलैप कराते हैं। अगर फॉरवर्ड ओवरलैप है 60%, साइड ओवरलैप 20 से 30% रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर एरियल फोटोग्राफ लेते हैं, फ्लाइट का प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा सर हवा में एरोप्लेन जाएगा और कैसे कैसे फोटो लिया जाएगा, ये प्लानिंग कर लिया। दूसरा में हम लोग जाके सर इसमें कैमरा जो लगा रहता है उससे हम लोग फोटोग्राफ ले लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक ना। यूज कैलिबर्ड कैमरास फ्रॉम एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हम लोग जो है कैलिबर्ड कैमरा ले लेते हैं, ठीक है। उसके सारे हम लोग जो है फोटो लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, सॉरी। उसके बाद हम लोग सर ग्राउंड पे कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं। ग्राउंड पे हम लोग जो है जो भी हमको पॉइंट जानकारी है उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। चिन्हित कर दिए, इसी को कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। उसके बाद अगला काम हम लोग क्या करते हैं सर, जो भी पॉइंट सिलेक्शन है उसको हम लोग टाई अप कर लेते हैं। कॉमन पॉइंट्स, ओवरलैपिंग फोटोज, ये सबको टाई अप कर लिया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं किस चीज का सर, ओरिएंटेशन का बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस चीज का बात करते हैं, ओरिएंटेशन का। इंटीरियर ओरिएंटेशन कैमरा ज्योमेट्री से पता चल जाएगा, एक्सटीरियर ओरिएंटेशन पोजीशन और टिल्ट से आ जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से सर हम लोग 5 स्टेप में ये काम करते हैं, और लास्ट में हम लोग जो है छठा स्टेप में क्या करते हैं, उस बंडल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके एरर को मिनिमाइज किया जाता है। तो ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद कर पा रहे तो चिट्ठा बना के एग्जाम में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैप प्रिपरेशन में इसको कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। इसको जो है मैप प्रिपरेशन में कैसे यूज किया जाता है सर, तो ये हमारा क्या करता है, रिड्यूसेस नीड फॉर एक्सटेंसिव ग्राउंड सर्वे। आपको जो है ग्राउंड सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप हवा में जो है फोटो खींच लिए, इस तरीके से कैमरा लगा के जमीन का फोटो खींच लिया, आप सर्वेइंग कर लिए, तो आपको यहाँ पे सर आसान पड़ जाता है, ग्राउंड पे जाना नहीं पड़ता है, रूम में बैठे बैठे आपका काम हो जाता है, समझ गए। प्रोड्यूसेस एक्यूरेट टोपोग्राफिक मैप, एक्यूरेट टोपोग्राफिक मैप जो है ये प्रोड्यूस करता है। कंटूर मैपिंग में ये मदद करता है सर, ठीक है। ये जीआईएस रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बात समझ गए ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, किसी दो पे लिखना है। 4 को दिया हुआ है, किसी दो पे लिखना है, तो हम चारों आपको बता देते हैं, आप देख लीजिएगा क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना है, रेसिप्रोकल लेवलिंग और उसका एप्लीकेशन इन सर्वेइंग, ठीक है। और कब, जब हमारा जो है रिवर ऑब्स्टेकल हो। देखिए, सबसे पहले समझिए रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। वीडियो का जब पार्ट 1 आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, जिसमें कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। जैसे कि मान के चलो ये हमारा 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमको क्या करना है सर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस नापना है, ठीक है। 2 पॉइंट है, ए और बी के बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस नापना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चैन या टेप लेंगे, डायरेक्ट ए और बी के बीच का डिस्टेंस नाप लेंगे। लेकिन समस्या हमारा क्या है ना, कि ए और बी के बीच में कुछ बाधा है। जैसे कि मान के चलो ए और बी के बीच में हमारा क्या है, नदी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर चैन से नापने जाएंगे तो हमारा क्या करेगा, चैन नदी में डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर हम लोग चैन से नापने जाएंगे तो चैन हमारा क्या करेगा, नदी में डूब जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, कि हमारा चैन नदी में ना डूबे, तो इसके लिए हम लोग एक खास तरह का लेबलिंग करते हैं, उसको हम लोग रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग में क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट ए पे लगाते हैं और हम लोग दोनों पॉइंट का मेजरमेंट करते हैं। ए पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो पॉइंट ए भी नापेंगे और पॉइंट बी भी नापेंगे। फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट उठा के बी पे लेकर आते हैं, फिर पॉइंट ए को भी नापेंगे और बी को भी नापेंगे। मतलब एक बार इंस्ट्रूमेंट ए पे रख के मेजरमेंट लेंगे, एक बार इंस्ट्रूमेंट बी पे रख के मेजरमेंट लेंगे।
और यहां से हमारा सर रेसिप्रोकल लेवलिंग हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है? रेसिप्रोकल लेवलिंग इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ऑब्स्टेकल्स लाइक रिवर। दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन बीच में कोई ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा है, जैसे कि नदी उदी है, तो वहां पे हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या प्रोसीज्योर रहेगा सर? प्रोसीज्योर सिंपल है। इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट पॉइंट के पास रखा जाता है, रीडिंग ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोले तो पॉइंट ए का दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पॉइंट के पास रखा जाएगा सर, ठीक है, पॉइंट बी के पास, और रीडिंग ले लेंगे। अच्छा, रीडिंग ए और बी दोनों का लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट किसी भी पॉइंट पर रखिए, रीडिंग दोनों पॉइंट का लेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा जो है दोनों के बीच का ट्रू डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा सर, ठीक है। चलिए, अब जो है आपको इसमें क्या बताना है सर, कि इसमें हमारा जो भी एरर आएगा वो कैसे एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कौन कौन सा एरर एलिमिनेट करते हैं? कर्वेचर ऑफ अर्थ, रिफ्रैक्शन और कोलिमेशन, ये तीन तरह का एरर हमारा एलिमिनेट रहता है इसमें। एप्लीकेशन का बात किया जाए, ठीक है, तो इसका क्या यूज है सर? ये हमारा जो है खास करके नदी हो गया या फिर पहाड़, छोटा मोटा पहाड़ी हो गया, बीच में ब्रिज वगैरह आ गया, हमको नापी करना है, तो उसमें हमको ये मदद करता है। चलिए, एरर्स इन लेवलिंग एंड हाउ दे आर मिनिमाइज्ड इन फील्ड वर्क। लेवलिंग में क्या क्या एरर होता है और फील्ड में कैसे कैसे इसको मिनिमाइज किया जाता है। तो हमारे पास तीन तरह का एरर होता है, ठीक है। तीन तरह का एरर कौन कौन सा है सर? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब सर, हम लोग जो लेवलिंग करते समय जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें गड़बड़ी हो गया तो हमारा डाटा गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या गलत हो जाएगा सर? मेजरमेंट वाला डाटा गलत हो जाएगा। तो वो हमारा कौन कौन सा एरर होता है? कॉलिमेशन एरर होता है या फिर फॉल्टी लेवल ट्यूब एरर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर में हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अर्थ कर्वेचर और विंड टेम्परेचर, ये सब की वजह से जो एरर होता है ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल एरर हो गया। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में हमारा क्या करता है? हम लोग सर गलत रीडिंग ले लिए या फिर इम्प्रॉपर फोकसिंग कर दिए, इसके वजह से जो एरर आ जाएगा वो हमारा पर्सनल एरर हो जाएगा। इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? ठीक है, इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? तो हमारे पास जो है चार तरीका है सर। पहला, आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट को बार बार एडजस्ट कीजिए, क्योंकि कब इंस्ट्रूमेंट हिल डोल हो जाएगा, टकरा गया, काम खराब हो जाएगा, करना मुश्किल है। दूसरा क्या है? इक्वल बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा सर। बैक साइड फोर साइड डिस्टेंस इक्वल करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? एक्सट्रीम वेदर को अवॉइड कीजिए, मौसम अच्छा रहे तभी आप काम कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है हमारा, ठीक है। और रीडिंग जो है आपको सही से लेना है। बात समझ में आ गई? ये सब काम अगर आप कीजिएगा तो एरर नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। इंटरविजिबिलिटी इन ट्रैंगुलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इंटरविजिबिलिटी मतलब क्या हो गया सर? इंटरविजिबिलिटी का मतलब हो गया टू स्टेशंस आर इंटरविजिबल इफ दे कैन बी सीन फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि मान के चलो ये ए और बी दो स्टेशन है, अगर तुम ए से देख रहे हो बी भी दिख रहा है और बी से देख रहे हो ए भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या, दोनों इंटरविजिबल पॉइंट है, ये स्टेशन है, ठीक है। अगर हम एक जगह खड़ा होकर दूसरे जगह देखें, फिर दूसरे जगह खड़ा होकर पहले जगह देखा, दोनों आपस में अच्छे से दिख रहा है, मतलब ये क्या है? इंटरविजिबल जगह है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इंटरविजिबिलिटी आप समझ गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरविजिबिलिटी, अच्छा, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारा ऐप पे चेक कर लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है सर? सबसे पहला अर्थ का कर्वेचर, अगर धरती गोल है तो हमारा दो पॉइंट के बीच में देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है सर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो भी देखना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है सर हाइट ऑफ स्टेशन, हाइट ऑफ स्टेशन की वजह से भी देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चौथा हमारा सर ऑब्स्टेकल, अगर बीच में पेड़ पौधा आ गया, बिल्डिंग विल्डिंग आ गया, तब भी हमारा देखना मुश्किल हो जाएगा।
इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इसका इंपॉर्टेंस सिंपल है, एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट, इंश्योर प्रॉपर ट्रायंगुलेशन नेटवर्क। बात समझ गए? चलिए अब यहां से हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चन। स्टीरियोस्कोपी एंड इट्स रोल इन एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, स्टीरियोस्कोपी और इसका रोल जो है एरियल फोटोग्रामेट्री में। तो स्टीरियोस्कोपी एक तरह का टेक्निक होता है जिसमें कि हम लोग दो ओवरलैपिंग फोटो को या व्यू किया जाता है ताकि हमको एक 3D इमेज मिल सके। स्टीरियोस्कोपिंग में क्या होता है, दो ओवरलैपिंग फोटो को देखा जाता है ताकि हमको एक 3D इमेज मिल सके। बात समझ में आ गई? इसका क्या प्रिंसिपल रहेगा सर? प्रिंसिपल सिंपल है, ये हमारा किस पे आधारित है? बाइनोकुलर विजन पे आधारित है। ठीक है, ये हमारा किस पे आधारित है सर? बाइनोकुलर विजन पे आधारित है। टू स्लाइटली डिफरेंट इमेज रहता है जो कि क्रिएट करता है डेप्थ परसेप्शन। ठीक ना, इसमें दो स्लाइटली डिफरेंट इमेज रहेगा जो कि डेप्थ परसेप्शन क्रिएट करेगा। फोटोग्रामेट्री में इसका क्या रोल है भैया? डिटरमाइंस हाइट एंड डेप्थ, ये हाइट और डेप्थ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये हाइट और डेप्थ को डिटरमाइन करता है। कंटूर मैपिंग में मदद करता है सर। ठीक है, और किस में मदद करता है सर? टेरेन एनालिसिस में मदद करता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सर यहाँ पे वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया, डाउट रह गया, तो आप हमसे कमेंट, चैट, कॉल, व्हाट्सएप जैसे पूछना हो पूछ लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या नहीं तो कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा। लिंक कहाँ है इसका सर? इसका लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात समझ में आ गई? ताकि आपको आने वाला सब्जेक्ट का वीडियो हम आपको बता सके। अच्छा, कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक ना, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका कौन सा है। बात समझ गए? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर में सर। ठीक है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देख लेंगे। थैंक यू एवरीवन, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा जाए सर। क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम।